एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चाहे वो वीडियो हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और ये क्लास 9th और 10th के बुक के हैं। आप बुक के पेजेस को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, और क्वेश्चन बड़े ही अच्छे हैं। आप ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखें। तो वीडियो अच्छी लगे तो जिस भी ग्रुप में आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर फेसबुक हो, जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं उस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हड्डियों की टूट और मोच। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अस्थियों के टूट जाने को कहते हैं तो क्या कहते हैं? अस्थि विस्थापन, अस्थि भंग, मोच या फिर अस्थि निष्क्रमण। तो जो अस्थियां हैं उसके टूट जाने को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं अस्थि भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्रबाहु की हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार करेंगे। अगर अग्रबाहु की हड्डी टूट जाती है तो हम प्राथमिक उपचार क्या करेंगे? ऑप्शन ए है हाथ पर पहले झोली बांध देंगे। ऑप्शन बी है खपचियों पे रुई रखकर बांध देंगे। एंड ऑप्शन सी है घायल को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। एंड ऑप्शन डी है कि घायल अंग को धीरे धीरे समकोण पर रखकर मोड़ देंगे। तो जो अगर अग्रबाहु की हड्डी टूटने पे जो हम प्राथमिक उपचार देंगे, यहाँ से आप एक ऑप्शन को यूजली कट कर सकते हैं। यहाँ पे प्राथमिक उपचार के बारे में पूछ रहा है, तो उपचार के बारे में पूछ रहा है तो हम घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे, ये उपचार में नहीं आते हैं। हालांकि हमें घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन ये प्राथमिक उपचार में नहीं आएगा, ये हमारी ड्यूटी बनती है। और हाथ पर झोली बांध देंगे, हाथ पर झोली बांधने से भी उसकी जो हड्डी टूटी है उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा। और घायल अंग को अगर हम धीरे धीरे समकोण में रख के मोड़ देंगे तो उससे भी उसे कोई भी राहत नहीं मिलेगी। इसे हम इजीली आंसर टिक कर सकते हैं। हमारा आंसर भी सही हो जाएगा कि खपचियों पे रुई रखकर हम उसे बांध देंगे, जिससे कि उसे सपोर्ट मिलेगा और उसे दर्द कम होगा और हाथ में सूजन भी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि भंग का सर्वोत्तम उपचार है। तो अस्थि भंग का सर्वोत्तम उपचार क्या है? तो घायल को हिलाया न जाए, चोटिल भाग को सहारा दिया जाए, टूटे भाग पर पट्टी का प्रयोग किया जाए। एंड ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अस्थि भंग का सर्वोत्तम उपचार पूछ रहा है और यहाँ ऑप्शन डी दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है आंसर यही सही होगा, उपरोक्त सभी। अस्थि भंग का सर्वोत्तम उपचार होगा घायल को हिलाया न जाए और चोटिल भाग को सहारा दिया जाए, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि खपचियों पर रुई रखकर बांध देंगे ताकि उसे सपोर्ट मिले। एंड तीसरा है ऑप्शन सी कि टूटे भाग पर पट्टी का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि मोच का लक्षण है। मोच का लक्षण क्या है या फिर मोच की पहचान क्या है? ऑप्शन ए में दे रखा है पीड़ा होना एवं दर्द। ऑप्शन बी में दे रखा है सूजन होना। एंड ऑप्शन सी है मांसपेशियों में खिंचाव। एंड ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो मोच का लक्षण एवं मोच की पहचान क्या होगा? तो यहाँ चूंकि उपरोक्त सभी दे रखा है, मैंने ऑलरेडी ऊपर कहा उपरोक्त सभी दिया है, तो उपरोक्त सभी होगा और ऑप्शन सारे पॉजिटिव वे में है। तो मोच की पहचान ये सारे ही हैं, पीड़ा होना, दर्द होना। आई थिंक कि आप सबको कभी ना कभी तो मोच लगे ही होंगे, तो सबको ये फील हुआ होगा। मोच का जो लक्षण है वो होगा पीड़ा होना, सूजन होना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, ये सारे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है 9 कि हड्डी टूटने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, तनाव या फिर असावधानी। तो हड्डी टूटने के कौन से प्रमुख कारण है? तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये सारे कारण हो सकते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हड्डियाँ टूट सकती हैं। बट यहाँ पे एक किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे असावधानी। असावधानी से हड्डियाँ टूटती हैं, हम ध्यान नहीं देते या फिर डायरेक्टली कहीं गिर जाते हैं तो हड्डियाँ टूट जाती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों का जो कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर लौह तत्व।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो हड्डियों का जो कड़ापन है इस किस तत्व के कारण होता है। तो हड्डियों का जो कड़ापन है ये ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मोच आने पर निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। डिटॉल का, आयोडेक्स का, शेवलॉन का या फिर कोल्ड का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मोच आ जाने पे किसका प्रयोग किया जाता है। तो मोच अगर आ जाए तो आप सबको पता है हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, सब कभी ना कभी तो किए ही होंगे। तो अगर मोच आता है तो हम आयोडेक्स का उपयोग करते हैं और कई बार आपने इसके प्रचार में भी देखा होगा कि मोच आई तो इसका इस्तेमाल किया जाए और दर्द से जल्द राहत पाए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि हड्डियां किस तत्व से मजबूत होती हैं। प्रोटीन, सोडियम, कैल्शियम या फिर वसा। तो हड्डियां किस तत्व से मजबूत होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिससे उसमें कड़ापन आएगा मजबूती भी उसी से आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। हड्डियां कैल्शियम से मजबूत होती हैं। ऑप्शन सी सही है। कई बार कैल्शियम की गोलियों के आप प्रचार देखते होंगे ना, तो उसमें दिया रहता है हड्डियों के बारे में प्रचार करते हैं कुछ रिलेटेड, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, माइंड में मेरे याद नहीं आ रहे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थिभंग में अधिक रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कौन से वस्तु का प्रयोग अस्थिभंग में अधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है। तो बर्फ का प्रयोग, टूर्निकेट का प्रयोग, रुई से दबाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे किसका उपयोग हो जाएगा। तो अगर कौन सी वस्तु अगर अस्थि भंग हुआ है और उसमें रक्तस्राव हो रहा है तो उसे रोकने के लिए हम टूर्निकेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि भंग के लक्षण है। तो सूजन आ जाना, दर्द का होना, अंग निष्क्रिय हो जाना एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अस्थि भंग के लक्षण क्या है। तो हमने ऊपर इस टाइप के एक क्वेश्चन को देखा था कि मोच के लक्षण क्या है। सेम वही क्वेश्चन है कि अस्थि भंग के लक्षण क्या है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि अस्थि भंग के लक्षण है सूजन का आ जाना, दर्द होना, अंग निष्क्रिय हो जाना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो अस्थि व्यंजन कहलाती है। कौन सी अस्थि व्यंजन कहलाती है। तो ऑप्शन में है बहुखंडी, ऑप्शन बी में है कच्चा एंड ऑप्शन सी में है संयुक्त एंड ऑप्शन डी में है साधारण। आई थिंक कि आप सबको क्वेश्चन उतने क्लियरली नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि इसके जो PDF रेडी किए गए हैं वो थोड़े से धुंधले हो गए, बट नेक्स्ट पेज आई थिंक कि इससे बेटर होगा। मैं बोल रही हूँ आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए भी हैं एंड ये 9th-10th के बुक से लिए गए हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अभी हम क्वेश्चन देख रहे थे कि अस्थि भंग के लक्षण क्या है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। और उसके बाद का क्वेश्चन था कि यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो हम उसे किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम बहुखंडी अस्थि भंजन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णक पदार्थ मेलानिन त्वचा के किस स्तर में उपस्थित रहता है। तो सल्क किरण स्तर पे, अंकुरन स्तर पे, कर्णमय स्तर पे या फिर स्वच्छ स्तर पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, वर्णक पदार्थ मेलानिन त्वचा के किस स्तर पे उपस्थित होता है। तो ये हो जाएगा आरोही या फिर अंकुरन स्तर पे, मतलब कि जो हमारी त्वचा की जो पहली परत होती है इसके नीचे ही मेलानिन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में श्वास लेता है तो कितनी बार लेता है। 14 से 15 बार, 14 से 20 बार, 10 से 12 बार या फिर 25 बार। नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 14 से 20 बार। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 20 बार सांस लेते हैं।
नेक्स्ट, और हृदय, हृदय कितनी बार धड़कती है? तो 72 बार। नेक्स्ट है कि श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है? फेफड़ा, आमाशय, खोपड़ी या फिर हृदय? तो श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है? जी जी कहिए। जी सब्जी बना दी हूँ, रोटी बनाना है, आके बना दूंगी। हाँ, पूड़ी, सादी रोटी बना दूंगी या फिर पूछ के बना दूंगी, जो वो लोग कहेगा लोग। हाँ, कुछ मिस्टेक हो गए थे जो मैं चेक कर रही थी। तो जो श्वसन का प्रमुख अंग है कौन सा है? तो श्वसन का प्रमुख अंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु कोश पाए जाते हैं, तो वायु कोश किस में पाए जाते हैं? तो श्वसन नली में, हृदय में, फेफड़ा में या फिर वृक्क में? तो जो ये वायु कोश है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो वायु कोश फेफड़े में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कि फेफड़े में रक्त शुद्ध होने के लिए किसके द्वारा जाता है? फेफड़े में रक्त शुद्ध होने के लिए किसके द्वारा जाता है? तो रक्त कोशिकाओं द्वारा, फुफ्फुसी धमनियों द्वारा, शिराओं द्वारा या फिर वायु कोष्ठकों के द्वारा? क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। अभी तक आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि हृदय में शुद्ध रक्त किससे बहती हैं और शुद्ध रक्त किससे आती हैं, ये आपने पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन है कि फेफड़े में जो रक्त शुद्ध होने के लिए किसके द्वारा जाता है, ये आई थिंक कि आप सबके लिए नया क्वेश्चन है। तो जो फेफड़े में रक्त शुद्ध होने के लिए ये रक्त कोशिकाओं द्वारा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है? आम का पेड़, आंवले का पेड़, पीपल और नीम का पेड़ या फिर गुलाब का पेड़? तो जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ये कौन से पेड़ हैं? इनकी अक्सर पूजा भी की जाती है। तो आप इजीली समझ सकते होंगे इनकी पूजा क्यों की जाती है। जो हमारे पूर्वज थे ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट एवं समझदार थे। वो जानते थे कि हमें अपनी प्रकृति की रक्षा कैसी करनी है, इसलिए ये इन पेड़ों की पूजा की रूल्स लगा दिए थे, ताकि इस कारण से लोग इन पेड़ों की रक्षा करें और इससे हमारे जो धरती है इस पे ऑक्सीजन का लेवल अच्छा बना रहे। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नीम और पीपल का जो पेड़ है ये 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो फेफड़ों की संख्या होती है कितनी होती है? 1, 4, 2 या फिर अनेक? तो जो मानव शरीर है इसमें फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, मैं इसे जूम कर रही हूँ। ये देख सकते हो कितनी बार पूछा गया ये सारे ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इस क्वेश्चन को 2 तरीके से और पूछा जा सकता है। मानव शरीर में अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? एंड श्वसन तंत्र के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? क्वेश्चन 3 है और आंसर सेम होगा। तो यानी एक क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है और वो तीनों तरीका आपके साथ शेयर किया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ये पहला क्वेश्चन है। मानव शरीर में अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? ये दूसरा क्वेश्चन है। एंड श्वसन तंत्र के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? ये तीसरा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है वृक्क एंड ऑप्शन डी है हृदय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा। ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े में होता है। मानव शरीर में अशुद्ध रक्त फेफड़े में शुद्ध होता है। एंड श्वसन तंत्र के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? वो फेफड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन एवं हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो यहाँ पे आंसर, चूंकि यहाँ पे सिर्फ ये पूछ रहा है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो हम इजीली टिक कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम श्वसन क्रिया प्रारंभ करते हैं, मतलब कि जब हम श्वसन लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब सारे ही गैसों को लेते हैं। ये भी क्वेश्चन में कई बार डीपली पूछता है। और कितनी मात्रा में लेते हैं ये भी पूछता है, और कितनी मात्रा में हम उसे बाहर निकालते हैं ये भी पूछता है। और बहुत बार ऐसे ऑप्शन में आते हैं कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में कितनी मात्रा में अंदर जाती है, कितनी मात्रा में बाहर आती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे ही क्वेश्चन के आंसर मैं नेक्स्ट टाइम में शेयर कर दूंगी, क्योंकि डिटेल्स में अभी लेके नहीं बैठी हूँ। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। बट नेक्स्ट में कभी श्वसन क्रिया से वीडियो लाती हूँ तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहयोग करता है? और इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता करता है? तो हृदय, यकृत, फेफड़ा या फिर वृक्क। तो मानव शरीर में कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहयोग करता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे फेफड़ा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है? कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है? तो नाक, फेफड़ा, यकृत या फिर श्वास नली। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार, ये सारे ही क्वेश्चन श्वसन क्रिया से पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है? तो नाक, फेफड़ा, यकृत या फिर श्वसन नली। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यकृत, क्योंकि नाक तो हमारे श्वसन क्रिया के लिए है ही, फेफड़े भी हैं, आपने ऊपर कितने क्वेश्चन देखे, और श्वसन नली में जाहिर सी बात है वो क्यों नहीं रहेंगे, तो ये भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? इस क्वेश्चन के एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछे गए हैं, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है एंड अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है। तो ऑप्शन ए है आहार नाल, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है फेफड़े एंड ऑप्शन डी है यकृत। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। रक्त की शुद्धि यकृत में होती है, क्योंकि हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन देखा जिसे 3 तरीके से पूछा जा सकता था, और ये क्वेश्चन वहां पे इंक्लूड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता है? तो नाक, हाथ, फेफड़े एवं मुख। तो कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता है? तो नाक, हाथ, फेफड़े एवं मुख। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो जाहिर सी बात है कि हाथ हमारे श्वसन क्रिया में किस एंगल से सहायता करेगा? मुंह भी हमारे श्वसन क्रिया में सहायता करता है। कैसे? जब हम नाक से कभी कभी सांस नहीं ले पाए, खासकर सर्दी में, जब किसी को सर्दी लग जाती है तो सांस कैसे लेते हैं? मुंह से लेते हैं ना। तो इसलिए मुंह भी हमारे सपोर्ट में रहता है श्वसन क्रिया के। नाक और फेफड़े तो रहते ही हैं, लेकिन ये हाथ नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है? तो डूबने पे, मूर्छित होने पे, अस्थि भंग होने पे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ये सिल्वेस्टर विधि है, इसका जो प्रयोग है वो कब होता है? तो इसका प्रयोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डूबने पे। जो सिल्वेस्टर विधि है इसका प्रयोग हम डूबने पे करते हैं सांस देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है?
तो जल में डूब जाने पे, फांसी लगाने पे, मोच आने पे या फिर जुकाम होने पे। तो कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? तो कृत्रिम विधि से सांस जब इंसान जल में डूब जाता है और पानी उसके अंदर भर जाती है, तो ऐसे सीन में उसे कृत्रिम विधि से सांस दिलाई जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले रुधिर में उपस्थित पदार्थ का नाम है। तो वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले रुधिर में उपस्थित पदार्थ का नाम क्या है? तो हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं या फिर प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले रुधिर में उपस्थित पदार्थ का नाम है। तो क्या होगा? तो वो हो जाए उपस्थित पदार्थ का नाम है, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले जो रुधिर में उपस्थित पदार्थ है उसका नाम हीमोग्लोबिन है। हीम आयरन होता है। हीम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीम आयरन होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हीमोग्लोबिन में या फिर हमारे रक्त में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो वो हो जाएंगे ग्लोबिन। और आयरन किस रूप में पाए जाते हैं? तो हीम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? क्योंकि मैंने जब श्वसन का क्वेश्चन आया था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 14 से 20 बार, या फिर हम उसे 18 से 20 बार भी हमने पढ़ा है पहले वाले में। और एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में उसका हृदय कितनी बार धड़केगा, तो मैंने वहाँ बता रखा है आपको 72 बार। इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। जब भी पढ़ेंगे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं और श्वसन क्रिया के बारे में पूछता है, हम हृदय के बारे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, और हृदय के बारे में पूछता है और हम श्वसन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो श्वसन क्रिया है इसमें रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा, किस गैस के द्वारा होता है? तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, श्वसन क्रिया हम करते क्यों है? तो ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए। तो ऑक्सीजन से होता है, ऑक्सीजन गैस के से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो कि ऑक्सीजन रहित जल वहन करती है, तो कौन सी है? तो दाएं हार्द की धमनी, बाएं हार्द की धमनी, फुसफुसी धमनी या फिर ग्रीवा धमनी। क्वेश्चन नंबर 80 है और 18 का आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो कि ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, फुसफुस धमनी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई किसी व्यक्ति में आग लग जाने पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का स्थानांतरण किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? अगर कोई व्यक्ति आग से दुर्घटनाग्रस्त है तो उस व्यक्ति का स्थानांतरण मतलब कि भेजा जाता है। तो कैसे? तो हम उसे कंधे पे लाद के भेजते हैं, गोद में उठा के भेजते हैं, सहारा दे के भेजते हैं, या फिर 2 हथी आसन द्वारा भेजते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे, अगर आग लग जाने पे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का स्थानांतरण करना है तो हम कैसे करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दो हथी जो आसन होता है हम उस पर उसे लिटा के, मतलब कि स्ट्रेचर होता है उस पर लिटा के ले जाते हैं। एक्चुअली जब हम फर्स्ट एड देते हैं ना, तत्काल सेवा, तो वैसे में हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं जैसे भी अवेलेबल होते हैं हम उसे करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घायल को दुर्घटनाग्रस्त से स्थानांतरित करने की आवश्यकता कब होती है? तो आग में गिर जाने पे, किसी वाहन से टकराने पे, किसी इमारत से गिरने पे, या फिर तीनों अवस्थाओं में। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि तीनों अवस्थाओं में करेंगे, तीनों ही डेंजर है।
घायल को दुर्घटनाग्रस्त से स्थानांतरित करने की आवश्यकता हमें इन तीनों में पड़ती है। चाहे वो आग में गिरेगा तो जलेगा ही, किसी वाहन से टकराएगा तो हमें उसका ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा, एंड किसी इमारत से गिरने पे भी हमें उसे करानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव में दुर्घटना होने पे घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए कौन सी विधि हम अपनाएंगे? तो 4 पाई पे हस्तांतरण करेंगे, 3 हत्थे आसन के द्वारा, गोद में ले जाना एवं पीठ पर लादकर ले जाना। तो जाहिर सी बात है, आपने कई बार देखा होगा, न्यूज़ चैनल में तो निश्चित ही देखा होगा, न्यूज़ में अक्सर दिखाते हैं कि रास्ते नहीं हैं, रास्ते टूट गए हैं, जिस कारण 4 पाई पे घायल को ले जाया जा रहा है, बीमार को ले जाया जा रहा है डॉक्टर के पास। तो ये आपने देखा होगा, इससे आप इजीली आंसर टिक कर सकते हैं। तो अगर गांव में ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं कि जो बीमार होते हैं वो अपने पैर पर नहीं जा सकते, तो हम उन्हें 4 पाई पे लाद के लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पताल में घायल व्यक्तियों के स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रेचर का, हस्त आसन का, 4 पाई का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर टिक करना सबके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही आपको बता रखा है कि अस्पताल में अगर कोई घायल है तो और उस पे हम जिस पे हम उसे उठा के ले जाते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? तो स्ट्रेचर बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हस्त आसन के द्वारा व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है तो कब किया जा सकता है? तो जब उसकी कमर पे चोट लगी हो, या फिर जब उसकी टांग में चोट लगी हो, या फिर जब वो मूर्छित हो, या फिर जब उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा अगर हस्त आसन के द्वारा व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है तो कब? तो अगर उसके पैर में चोट लगी है तो हम उसे हाथ पे बिठाकर लेके जा सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्छित अवस्था में अगर घायल व्यक्ति है तो उसे स्थानांतरित करने की सुविधा विधि क्या है? तो गोद में ले जाना, हस्त आसन द्वारा ले जाना, सहारा देकर ले जाना, या फिर पीठ पर लाद कर ले जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति मूर्छित है, घायल है, तो जाहिर सी बात है कि उसका वेट हमें ज़्यादा लगेगा। और हमने ये इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है कि अगर कोई मजदूर कार्य करता है तो उस किसी भी चीज़ को उठाता है तो उसका बोझ उसे कम लगे। आकर्षण में हमने पढ़ा था, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण वाले में, कि उसे उसका वेट कम फील हो, इसके लिए वो क्या करता है, जो बोझ होता है उसे अपने पीठ पे लाद लेता है, जिससे कि उसे उसका वेट कम फील हो। गुरुत्वाकर्षण के वो विपरीत दिशा में नहीं, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, बस समझने की थोड़ी सी देरी है कि अगर कोई व्यक्ति मूर्छित है, घायल है, तो जैसी बात बेहोश है और उसका वेट हमें ज़्यादा फील होगा, इस कारण हमें उसका वेट कम फील हो और हम उसे इजीली उठा पाएँ, तो पीठ पे लाद के हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि मूर्छित अवस्था में घायल को स्थानांतरित करने की विधि है। अभी हमने ऊपर देखा आसान विधि, और अब हम नीचे देख रहे हैं कि ऑप्शन चेंज है, क्वेश्चन सेम है। तो मूर्छित अवस्था में घायल को स्थानांतरित करने की विधि क्या है? तो हस्तासन विधि, कंधे पे लाद कर ले जाना, सहारा देकर ले जाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भी आंसर वही हो जाएगा, कंधे पे लाद के ले जाना या फिर पीठ पे लाद के ले जाना। और ऐसा हम क्यों करते हैं मैंने आपको बताया, ताकि हमें उसका जो वजन है वो ज़्यादा महसूस ना हो। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बच्चे के स्थानांतरण की सुविधाजनक विधि है वो क्या है? तो हस्त आसन विधि, सहारा देकर ले जाना, गोद में उठाकर ले जाना, या फिर पीठ पृष्ठ विधि। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? यहाँ पूछ रहा है कि बच्चे के स्थानांतरण की सुविधाजनक विधि क्या है। यहाँ बच्चे के बारे में पूछ रहा है, ऊपर बड़े लोगों के बारे में पूछ रहा था। तो बच्चे हैं और उनकी हाइट भी कम होती है और वेट भी कम होता है, इस कारण हम उन्हें गोद में उठाकर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है? तो खेलने के लिए, बाजार जाने के लिए, रोगी को ले जाने के लिए, या फिर घूमने के लिए। इसके ऑप्शन बड़े ही फनी है, आप इजीली टिक कर सकते हो कि रोगी को ले जाने के लिए। खेलने के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे, ना ही हमारे घर वाले देंगे। बाजार जाने के लिए थैले का प्रयोग किया जाता है और घूमने के लिए बाइक या साइकिल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है, रोगी को ले जाने के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि जो पुटलिश है
जो पुटलिश है, एक मिनट, कुछ क्वेश्चन मिसिंग हो गए। अच्छा, हमने वहाँ के सारे क्वेश्चन देख लिए थे ना। चलिए, जो पुटलिश है, पुटलिश का प्रयोग किया जाता है तो सूखा सेक देने के लिए, गीला सेक देने के लिए, फोड़े फुंसी को सेक देने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो फुटलिश है इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो फुटलिश का प्रयोग हम फोड़े फुंसी को सेक देने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। या फोड़े फुंसी या फिर घाव रहता है तो उसे भी सेकने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगी के शरीर का जो स्पंज है वो किया जाता है तो किससे? उसे गर्म करने के लिए, उसे ठंडा करने के लिए, सफाई करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी कार्यों के लिए। तो जो रोगी के शरीर है उसे स्पंज हम क्यों करते हैं? तो यहाँ चूंकि सारे ऑप्शन पॉजिटिव वे में है तो उपरोक्त सभी के लिए। हम उसे गर्म करने के लिए भी कभी कभी गर्म सिकाई करते हैं, ठंडा करने के लिए हम उसे कभी कभी ठंड सिकाई करते हैं, एंड सफाई करने के लिए भी हम करते हैं। तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि गर्म सेक का प्रयोग कब किया जाता है? क्वेश्चन सेम है और उसे पूछने के दो तरीके हैं। पहला है कि गर्म सेक का प्रयोग हम कब करते हैं। दूसरा वही क्वेश्चन है कि गर्म सेक किन अवस्थाओं में दी जाती है। नीचे हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि तीव्र दर्द में, तेज ज्वर में, स्पंज करते समय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गर्म सेक का प्रयोग कब किया जाता है? तो तीव्र दर्द में, तेज ज्वर में, स्पंज करते समय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीव्र दर्द में। अगर दर्द ज़्यादा है तब हम गर्म सेक का प्रयोग करते हैं, तेज ज्वर में हम ठंडे सेक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रिट का प्रयोग कब करना चाहिए? तो स्पंज से पहले, स्पंज के बाद, या फिर स्पंज करते समय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो स्प्रिट है जो कि हम लगाते हैं इसका प्रयोग हम कब करते हैं? तो इसका प्रयोग हम ऑप्शन बी स्पंज के बाद करते हैं। स्पंज करके हम उसे सफाई करके उसके बाद कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले करेंगे तो जो हम स्पंज करेंगे तो हट जाएगा। नेक्स्ट है कि पुटलिस लगाने से क्या लाभ होता है? तो दर्द को कम करता है, सूजन बढ़ाता है, ठंडक पहुंचाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुटलिस लगाने से क्या लाभ होता है? तो पुटलिस लगाने से दर्द को कम करता है। पुटलिस दर्द को कम करता है, कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं वो हम कब करते हैं? तो घर से बाहर निकलते समय, ठंड से बचने के लिए, ठंडी सेक देने के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए। तो पुटलिस का प्रयोग हम कब करते हैं? सॉरी, बर्फ की टोपी का प्रयोग हम कब करते हैं? तो बर्फ की टोपी का प्रयोग हम, यहाँ पे टोपी पूछ रहे हैं या फिर बर्फ के बैग के नाम से भी हम उसे जानते हैं, आइस बैग के भी नाम से जानते हैं। तो इसका प्रयोग हम ऑप्शन नंबर सी ठंडी सेक देने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कि भफारा लेने का लाभ है। तो क्या लाभ है? तो सिकाई करना, दर्द का इलाज करना, शुष्क सेक देना, या फिर फोड़े फुंसी को पकाना। तो भफारा लेने का लाभ है क्या है? तो भफारा लेने से क्या होता है? तो इससे हम सिकाई करते हैं। कई बार वो होता है ना कि गर्म चीज़ को हल्का गर्म करके और फिर ऐसे हम करते हैं, उसी को भफारा के नाम से, स्पंज, स्पंज भी नाम से भी जान सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिकाई करना। नेक्स्ट है कि गर्म शुष्क सेक कोई सर्वोत्तम विधि है। तो क्या है? तो रबड़ की बोतल से सेकना, कांच से सेकना, ईंट को गर्म करके सेकना, या फिर कपड़ा को गर्म करके सेकना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रबड़ की जो बोतल आती है आप सबके घर में कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी। तो जो रबर की बोतल आती है तो गर्म शुष्क सेक सेकाई के लिए जो रबर की बोतल आती है वो सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट है कि जो रोगी को स्पंज किस स्थान पे करना चाहिए? तो खुले स्थान पे, बरामदे में, बंद कमरे में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रोगी को स्पंज किस स्थान पे करना चाहिए?
तो रोगी को स्पंज, ऑप्शन नंबर चेक करते हैं इसके ऑप्शन। तो रोगी को स्पंज खुले स्थान पे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म पानी की जो बोतल है इसका प्रयोग करना चाहिए तो कब? तो शुष्क सेक में, तरल सेक में, शुष्क व तरल सेक में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो गर्म पानी की बोतल है उसका उपयोग हम शुष्क सेक में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय है तो भाप देना, स्पंज करना, टेल्कम पाउडर छिड़कना, या फिर कुछ न करना। तो यहाँ पे क्या होगा? तो अभी हमने ऊपर स्पंज के बारे में देखा था और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, वहाँ मुझे अभी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बट वहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन देखा था स्पंज से रिलेटेड, आपको बताया भी था। तो जो स्नान जो नहीं कर सकते ऐसी दशा में जो शरीर की सफाई की जाती है वो स्पंज के थ्रू की जाती है। जो कपड़े होते हैं उसे हम गीला या ठंडे पानी, गर्म या फिर ठंडे पानी से गीला करके और उससे शरीर को पोंछ देते हैं, उसे स्पंज करना करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मनुष्य का औसत तापक्रम होता है, एक क्वेश्चन है, पूछने के तरीके चार हैं, हम चारों क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मनुष्य का औसत तापक्रम होता है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम होता है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है और एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान होता है। क्वेश्चन इस किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी में दिया है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन डी में दिया हुआ है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कई बार यहाँ पे एग्जाम में एक तिकड़म लगाते हैं, क्या करते हैं कि जो एफ है ना, एफ की जगह पे सी लिख देते हैं ऐसे, और हम तो 98.4 डिग्री देखते ही आंसर टिक, लेकिन इस सी को देखना भूल जाते हैं, इसी से आंसर गलत हो जाते हैं। लेकिन 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और सी का अर्थ हुआ सेल्सियस, और सेल्सियस में पूछे तो कितना होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ऐसे लिखे सेल्सियस में पूछे तो ये वाला टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः श्वास की जो गति है वो प्रति मिनट कितनी होती है? ऑप्शन चेंज है, हमने ये क्वेश्चन को देख रखा है, उससे पहले हमने देखा है 14 से 20 बार। यहाँ देखते हैं तो सामान्यतः श्वास की जो गति है वो प्रति मिनट कितनी होती है? तो 5 से 12, 10 से 15, 15 से 20 या फिर 20 से 25। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए 14 से 20, इसके बीच में कोई भी है हम उसे आंसर टिक कर सकते हैं। कई बार मैंने वहाँ पे बताया था 14 से 20 हो, 18 से 20 हो, 15 से 20 हो, हम ध्यान देंगे कि कौन 20 के अंदर में आ रहा है, उसी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 15 से 20 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की जो नाड़ी 1 मिनट में धड़कती है, या फिर एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, इस क्वेश्चन को हम देख रखे हैं। देखिए यहाँ हृदय और नाड़ी दो तरीके से पूछा जा सकता है, आप ध्यान दे सकते हैं। तो नाड़ी पूछे, हृदय पूछे, आंसर वही होगा ऑप्शन नंबर सी 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं तो किसका? लैक्टोमीटर का, थर्मामीटर का, बैरोमीटर का, या फिर हाइड्रोमीटर का? तो जाहिर सी बात है लैक्टोमीटर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए। बैरोमीटर और हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? आप सबको पता होगा। एंड ऑप्शन इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मामीटर का प्रयोग हम शरीर का तापमान मापने के लिए करते हैं। नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं तो क्या? नाड़ी की गति, श्वसन दर की गति, रुधिर का दाब, या फिर शरीर का तापमान? तो यहाँ पे आंसर, चूंकि हमने अभी क्वेश्चन देखा है, शरीर का तापमान। नेक्स्ट है कि नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था, वहाँ 72 बार देखा था, लेकिन यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन में चेंजिंग है, यहाँ औसत में पूछ रहा है। तो जो नाड़ी की गति है वो प्रति मिनट कितनी बार होती है? तो हम देखेंगे कहाँ 72 के इर्द गिर्द है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 72 से 80 बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 डिग्री ताप बढ़ने पे जो नाड़ी की गति है वो कितनी बढ़ जाती है? तो 15 बार, 10 बार, 20 बार या फिर 50 बार, 5 बार। तो नाड़ी की जो गति है, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ता है तो वो कितना बढ़ जाता है? तो वो बढ़ जाएगा 10 बार। मतलब कि जो आप अगर 72 बार कर नाड़ी की आपकी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो उसकी जगह वो 82 बार धड़केगा। नेक्स्ट है कि 4 वर्ष से 7 वर्ष के बालक की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? 4 वर्ष से 7 वर्ष के बीच के जो बालक हैं उनके नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? 10 से 40, 40 से 60, 99 से 101 या फिर 90 से 100। तो अगर 4 से 7 वर्ष के बालक हैं तो जो उनके हृदय की जो गति है वो प्रति मिनट 90 से 100 बार होगी, और ये रोएंगे, चिल्लाएंगे, ऐसे सिचुएशन में वो कम ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि शरीर के तापमान देखने का अल्पतम समय है। तो 1 से 1.5 या फिर 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट। तो जो शरीर के तापमान है देखने का अल्पतम समय हम किससे देखते हैं, किससे जांच करते हैं? थर्मामीटर से। और थर्मामीटर से कितनी देर लगा के चेक करते हैं? तो 1 से 1.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। एक सामान्य स्त्री की जो नाड़ी की गति है वो प्रति मिनट कितनी होती है? एक सामान्य स्त्री की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 1 से 1.5 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट या 3 से, यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। यहाँ क्वेश्चन में मिसिंग है। नेक्स्ट है, इसे स्किप करते हैं। नाड़ी दर का संबंध होता है, या फिर क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, नाड़ी कहते हैं किसे कहते हैं? तो मानव हृदय के धड़कने से, भोजन पाचन से, श्वास लेने से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, नाड़ी बोले या फिर हृदय, तो बात सेम ही है। तो जाहिर सी बात है नाड़ी दर का संबंध किससे होगा? तो मानव हृदय धड़कने से। अब आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पे। आज के जो जितने भी क्वेश्चन हो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और बहुत ही अच्छे हैं। खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुए थे? तो ये लागू हुए थे सन 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। तो आहार सर्वेक्षण की विधि क्या नहीं है? तो वो है VMI। नेक्स्ट है कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट है कि पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? तो जो पाक विधि है इसके समायोजन में प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। कुकिंग गैस वही गैस पूछा जा रहा है जो हम अपने रसोई घर में यूज करते हैं, जो कि हमारे सिलेंडर में भर के आता है, हम पर मंथ उसे रिसीव करते हैं। ब्यूटेन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जब वो सिलेंडर लीक हो तो उसकी बदबू आए, जिससे हमें पता चले कि वो लीक कर रही है। तो सिलेंडर जो गैस होता है उसके लीक होने का पता चलने के लिए ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। मूत्र में प्रोटीन का आना निम्न में से किस बीमारी का लक्षण है? तो मूत्र में प्रोटीन का आना किस बीमारी का लक्षण है? तो जाहिर सी बात है वृक्कीय रोग, किडनी की बीमारी का लक्षण है। और नेक्स्ट है कि चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जो माचिस की तिल्ली के ऊपर लगा होता है रेड कलर या फिर ब्लैक कलर का, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएंगे फास्फोरस। नेक्स्ट पे आ रहा है नेक्स्ट है कि आधारीय वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है?
तो आधारीय वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे स्पेंडिक्स। नेक्स्ट है कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि अनाज पकाते समय निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो अनाज पकाते समय हम रेफ्रिजरेशन का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है कि सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है कि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित टाकों के श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी लौक टाका दर्शाती है? तो कौन सी श्रेणी लौक टाका दर्शाती है? तो वो हो जाएंगे 300। नेक्स्ट है कि लालटेन में मिट्टी के तेल बाती में किसके कारण चढ़ जाती है? तो लालटेन में मिट्टी का जो तेल होता है वो उसकी बत्ती में किसके कारण चढ़ती है? तो वो होता है किसी तत्व के कारण। नेक्स्ट है कि F.W. टेलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है कि गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो जो गोताखोर होते हैं जो कि पानी के अंदर जाते हैं वो किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो वो लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस। नेक्स्ट है कि एक अवांछित भावना है कि अन्य लोग आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कैसी भावना है? तो ये एक सविभ्रम है। इंसान को भ्रम हो जाता है कि सामने वाला उसे नुकसान पहुंचा सकता है और ये एक तरह की बीमारी है। नेक्स्ट है कि जो भोपाल गैस दुर्घटना में कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था जिससे काफी सारे लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है कि वह इलाज जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और किसी ऐसे इलाज के बजाय प्रयोगात्मक अनुसंधान में एक कंट्रोल ग्रुप में दिया जाता है जिसके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है उसे कहा जाता है। तो वह इलाज जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और किसी ऐसे इलाज के बजाय प्रयोगात्मक अनुसंधान में एक कंट्रोल ग्रुप में दिया जाता है जिसके प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है उसे हम प्लेसेबो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि जो वर्षा की बूंदें हैं किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो वर्षा की बूंदें पृष्ठीय तनाव के कारण गोल हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि जो बायोडीजल है इसे बनने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो जो बायोडीजल है इसे बनाने के लिए रतन जोट मतलब कि जेटरोफा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो जाहिर सी बात है न्यूटन ने की थी, ये सबको पता है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। नीति आयोग कब आया था? तो नीति आयोग 1 जनवरी सन 2015 में आया था। हृदय योजना कब आया था? तो 21 जनवरी सन 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लाया गया? तो ये 22 जनवरी सन 2015 को लाया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना ये कब लाया गया था? तो ये भी 22 जनवरी सन 2015 में लाया गया था। मुद्रा बैंक योजना ये कब आया था? तो ये 8 अप्रैल सन 2015 को आया था। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये कब आया था? तो ये 9 मई सन 2015 को आया था।
अटल पेंशन योजना ये कब आया था? तो ये 9 मई सन 2015 को आया था। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब आया था? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई सन 2015 को आया था। उस्ताद योजना ये कब आया था? तो ये 14 मई सन 2015 को आया था। प्रधानमंत्री आवास योजना कब आया था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून सन 2015 को आया था। अमृत योजना कब आया था? तो ये 25 जून सन 2015 को आया था। नेक्स्ट है कि स्मार्ट सिटी योजना ये कब आया था? तो ये 25 जून सन 2015 को आया था। डिजिटल इंडिया मिशन कब आया था? तो ये 1 जुलाई सन 2015 को आया था। स्किल इंडिया मिशन ये कब आया था? तो ये 15 जुलाई सन 2015 को आया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये कब आया था? तो ये 25 जुलाई सन 2015 को आया था। नई मंजिल योजना कब आई थी? तो नई मंजिल योजना 8 अगस्त सन 2015 को आया था। सहज योजना ये कब आया था? तो सहज योजना 30 अगस्त सन 2015 को आया था। स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना ये 21 सितंबर सन 2015 को आया था। मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2015 को लाया गया। इम्प्रिंट इंडिया योजना 5 नवंबर सन 2015 को आया था। स्वर्ण मौद्रिकरण योजना 5 नवंबर 2015 को आया। उदय योजना 5 नवंबर 2015 को, और वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर सन 2015 को आया था। एंड ज्ञान योजना 30 नवंबर सन 2015 को आया था। ज्ञान योजना 30 नवंबर सन 2015 को। किलकारी योजना 25 दिसंबर 2015। नमामि गंगे या फिर अभियान का पहला चरण आरंभ कब हुआ था? तो ये 5 जनवरी सन 2016 को हुआ था। स्टार्टअप इंडिया कब हुआ था? तो स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी सन 2016 को हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब आया था? तो ये 18 फरवरी सन 2016 को आया था। सेतु भारतम परियोजना ये कब आया था? तो ये 4 मार्च सन 2016 को। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान 14 अप्रैल 2016 को आया था। एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये 1 मई सन 2016 को आया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 31 मई सन 2016 को आया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 1 जून सन 2016 को आया था। नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 को आया था। गैस फॉर ऑफ इंडिया ये 6 सितंबर सन 2016 को आया था। उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016 को आया था। शौर्य सुजला योजना 1 नवंबर 2016 को आया था। और प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016 को आया था। भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 को आया था। एंड भारत नेट परियोजना फेड 2 से 19 जुलाई 2017 को आया था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को आया था। एंड आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 21 अगस्त सन 2017 को आया था। एंड प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य ये कब आया था? तो ये 25 सितंबर सन 2017 में आया था। एवं साथी अभियान 24 अक्टूबर 2017 को आया था। और दीनदयाल स्पर्श योजना ये 3 नवंबर 2017 को आया था। अब ये कुछ महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं।
जो महिला संरक्षण अधिनियम है ये कब आए थे? तो ये आए थे सन 2005 में। स्त्री व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 में आया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की स्थापना सन 2004 में किया गया था। आशा योजना एवं आंगनबाड़ी विशेष बीमा योजना 2004 से 2005 में इसे विस्तारित किया गया था। एंड हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ये सन 2005 में आया था। हिंदू महिलाओं को संपत्ति के अधिकार का अधिनियम 1937 में आया था। हिंदू विवाह अयोग्य निवारण अधिनियम सन 1946 में लागू हुआ था। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 में, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में एंड सामान्य परिश्रम अधिनियम 1976 में। महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूह के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना अगस्त 1953 ईस्वी को की गई। एंड है लास्ट कि महिला स्वयं सिद्धि योजना महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करने से संबंधित है। लास्ट है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 ईस्वी में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डेट्स। वन लाइनर क्वेश्चन भी थे, ऑप्शनल क्वेश्चन भी थे, साथ में इंपॉर्टेंट डेट्स भी थे। वीडियो और पीडीएफ रेडी करने में काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।